आज से कुछ महीने पहले आपके सामने मेरठ से एक केस सामने आया होगा। यह केस उस समय काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना था, जिसमें एक पत्नी ने अपने पति को जान से मारकर नीले रंग के ड्रम में पैक कर दिया था, वो भी महज अपने प्रेमी की खातिर। जिसके बाद कई लोगों का शादी जैसे पवित्र बंधन पर से विश्वास तक उठ गया था। आज की पीढ़ी शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने से पहले डरने लगी थी, लेकिन अब एक केस ऐसा ही फिर से सामने आया है, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का। इस केस के बारे में आपने सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर अलग अलग माध्यम से काफी कुछ जाना होगा, काफी कुछ समझा होगा, लेकिन यह कहानी अभी पूरी तरह से पूरी नहीं हो पाई है। यह कहानी अभी अधूरी है और आज की इस वीडियो के अंदर इसी केस पर बात करेंगे। आपको कहानी के माध्यम से आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा कि इस केस के अंदर आखिर क्या हुआ है और सोनम ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ चौहान। मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ चुका हूं। इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह जगह और किरदारों के बारे में बता देता हूं, जिससे आप बेहतर तरीके से इस पूरे केस को समझ पाए। देखिए, इस केस की शुरुआत होती है इंदौर से और यह केस इंदौर से शिलांग पहुंच जाता है। इसी के साथ इसमें जो मुख्य तौर पर किरदार होता है उसका नाम होता है राजा रघुवंशी। इसमें जो दूसरा किरदार होता है उसका नाम है सोनम रघुवंशी, जो कि राजा की पत्नी है। और इसके अंदर एक तीसरा किरदार है जिसका नाम है राज कुशवाहा, जो कि सोनम का प्रेमी बताया जा रहा है। अब इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2024 में मार्च महीने के बाद। सोनम का परिवार और राजा रघुवंशी का परिवार इंदौर के अंदर ही रहा करता था। राजा रघुवंशी का अच्छा खासा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। 3 भाई थे और तीनों भाई ही ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को देखते थे। राजा रघुवंशी अपने परिवार के अंदर सबसे छोटा लड़का था। राजा रघुवंशी की शादी की एज हो चुकी थी। उसके परिवार वाले उसके लिए शादी का रिश्ता भी देख रहे थे। वहीं सोनम रघुवंशी का परिवार भी काफी अच्छा खासा परिवार था, जो कि इंदौर के अंदर ही रहता है और उनकी एक प्लाईवुड की फैक्ट्री है, जिसमें सोनम जो है वो एचआर के तौर पर काम करती थी और सोनम का भाई, सोनम के पिता उस बिजनेस को देख रहे थे। अब सोनम की भी शादी होनी थी, क्योंकि सोनम की एज भी तकरीबन 25 साल के करीब हो गई थी। अब क्या होता है कि एक पत्रिका आपने अक्सर देखा होगा कि छपाई जाती है। एक कास्ट के लोग जो होते हैं वो अपनी कास्ट में लड़का लड़की ढूंढने के लिए उनका समाज जो है वो पत्रिका छपाता रहता है, जिसमें लड़के के बारे में और लड़की के बारे में जानकारी दी जाती है। अब सोनम के पिता ने भी रघुवंशी समाज की पत्रिका में एक इश्तिहार दिया था, एक विज्ञापन दिया था, जिसमें सोनम के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था कि सोनम कितनी पढ़ी लिखी है, सोनम क्या करती है और सोनम को एक वर की आवश्यकता है उसके परिवार वालों को सोनम के लिए। अब वहीं जो है राजा रघुवंशी जो होता है वो उस पत्रिका को देखता है। उस पत्रिका को देखते वक्त उसकी नजर पड़ जाती है सोनम की तस्वीर पे। सोनम के बायोडाटा उसके अंदर पूरा होता है। वो सोनम के बायोडाटा को देखता है और अपने परिवार वालों से उसके बारे में बताता है। अपनी माँ को इस बात की जानकारी देता है कि माँ देखो, समाज की पत्रिका में एक इस तरह का विज्ञापन आया है जिसमें सोनम रघुवंशी नाम की लड़की है और ये शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मुझे तो लड़की काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, ठीक लग रही है, आप पता करो, बात विचार करो। अब राजा के जो घर वाले होते हैं वो भी उस विज्ञापन को देखते हैं। राजा के पिता को कॉल लगाई जाती है। राजा के पिता को बताया जाता है कि हम लोग इंदौर के अंदर ही रहते हैं, ट्रांसपोर्ट व्यापारी हैं, हमने ऐसे ऐसे करके विज्ञापन देखा है। लड़के के बारे में बताया जाता है। तो दोनों के परिवार में रिश्ता पक्का हो जाता है, यानी दोनों परिवार राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। लड़के वालों को थोड़ा समय चाहिए था। लड़के वाले कहते हैं कि अभी कुछ महीने या फिर अगले साल हम जो हैं वो शादी करेंगे, लेकिन लड़की के परिवार वाले कहते हैं कि नहीं जी, हमें तो जल्दी शादी करनी है और ज्यादा लंबा रिश्ता चला के फायदा ही क्या है। इसीलिए शादी की तारीख तय होती है साल 2025 11 मई की। 11 मई को दोनों की शादी कराई जाती है। राजा रघुवंशी काफी खुश जो है वो नजर आ रहा था। जिस तरह से सोशल मीडिया पे राजा रघुवंशी की शादी की तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं, सोनम भी उस समय बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि सोनम के दिमाग में
कोई भी इस तरह की बात चल रही है या फिर वो मन ही मन राजा के अगेंस्ट जो है वो षड्यंत्र रच रही है। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हो जाती है। दोनों की अच्छी फैमिली थी, इसीलिए काफ़ी धूमधाम से ये शादी जो है वो कराई जाती है। 11 मई के बाद सोनम जो है वो अपने घर से विदा होकर राजा रघुवंशी के घर आ जाती है और राजा रघुवंशी के साथ में रहना शुरू कर देती है। 11 मई के बाद 12 मई को पूजा की रस्में होती हैं, 13-14 मई निकलती है। इसी बीच सोनम राजा रघुवंशी से कहती है कि मैं शिलोंग घूमना चाहती हूँ, मैं हनीमून पे जाना चाहती हूँ। तो राजा रघुवंशी कहता है कि शिलोंग नहीं, हम कहीं और चलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सोनम जो थी वो जानबूझकर राजा से कहती है कि नहीं, मुझे तो शिलोंग ही देखना है और मेरा बेहद ज़्यादा मन है, क्यों ना आप मेरे साथ वहाँ पर चलो। अब पत्नी ने जब कहा तो राजा से फिर मना नहीं हुआ, उसने कहा कि चलो ठीक है। 20 मई को अपने घर से ये दोनों निकलते हैं। जिस वक्त घर से निकले थे उस वक्त राजा की माँ के मुताबिक सोनम जो है वो कुछ गहने पहन कर गई थी। अब राजा की माँ को उस समय थोड़ा शक भी हुआ था, तो पूछा भी तो सोनम रघुवंशी ने कह दिया कि मैं वहां जाकर फोटोशूट कराऊंगी और आप परेशान मत होइए। 20 मई को घर से निकलने के बाद सबसे पहले ये इंदौर से बेंगलोर पहुंचते हैं। बेंगलोर से ये पहुंच जाते हैं गुवाहाटी। गुवाहाटी में माँ कामाख्या देवी के दर्शन करते हैं और फिर जब वहां से निकलते हैं तो ये 23 तारीख को पहुंच जाते हैं मेघालय के शिलोंग में। वहां जाकर एक होम स्टे में रुकते हैं। उसके बाद अगले दिन ये होटल देखते हैं। लेकिन 23 तारीख को सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी जब शिलोंग पहुंच गए थे उस वक्त राजा की माँ से सोनम की बातचीत होती है। राजा की माँ कहती है कि बेटा, आज तुम्हारा उपवास था, मैं साबूदाने की कुछ चीज बना रही थी खाने के लिए, खीर बना रही थी, इसीलिए मुझे तुम्हारी याद आई। तुमने उपवास रखा है या नहीं रखा? सोनम कहती है हाँ, उपवास रखा है और मैंने कह दिया है राजा से कि तुम्हारे घूमने की वजह से मैं उपवास नहीं तोड़ूंगी। राजा की माँ कहती है कि उस समय सोनम की सांस जो है वो काफी ज्यादा फूली फूली नजर आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि मानो वो हाफ रही थी। अब राजा रघुवंशी की माँ ने उस वक्त भी पूछा सोनम से कि तुम इतनी ज्यादा हाफ क्यों रही हो? तो वो कहती है कि हम अभी पहाड़ चढ़कर आए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है और यहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ भी ठीक नहीं है। इस तरह की बातें होती हैं। सोनम कह देती है कि ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। अब 23 तारीख के दोपहर का ये समय था। उसके बाद से राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का नंबर जो है वो लगना बंद हो जाता है। राजा के घर वाले कई बार कॉल करते हैं, रात तक कॉल करते हैं, लेकिन ना तो राजा के नंबर पर कोई कॉल मिलती है, ना ही सोनम के नंबर पर कोई कॉल मिलती है। परिवार वाले काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जैसे तैसे 23 मई की रात निकलती है, 24 मई आती है। सोनम के घर वालों को जानकारी दी जाती है राजा के घर वालों की तरफ से कि देखिए ऐसे ऐसे बात है और दोनों बच्चों के ही नंबर नहीं लग रहे हैं। अब उस समय क्या हुआ था कि राजा रघुवंशी जो है वो अपनी तस्वीरें खींच खींच कर ग्रुप में डाल दे रहा था जहां पर वो जा रहा था। तो सोनम की मां ने जब ग्रुप में राजा की फोटो देखी तो उसके गले में एक सोने की चैन थी जो कि काफी ज्यादा महंगी थी। अब राजा की मां के मुताबिक राजा की मां ने राजा को भी ये समझाया था कि ये चैन जो है वो छुपा कर रखना, कहीं तुम पर कोई हमला न कर दे इसकी वजह से। राजा ने कहा कि मैं तो इस चैन को नहीं लाना चाह रहा था, लेकिन सोनम ने ही कहा है कि लेकर चलो, तुम पर अच्छी लगती है। राजा की मां कहती है फिर भी अब ध्यान रखना। अब उसी चैन को लेकर राजा की मां में बार बार चिंता सता रही थी कि कहीं बेटे के साथ किसी ने दूसरे राज्य के अंदर लूटपाट तो नहीं कर ली, कहीं सोना और जेवर देख के कोई अनहोनी तो उनके साथ में नहीं हो गई है। खैर 24 तारीख का जब दिन निकलता है तो दोनों परिवार के लोग डिसीजन लेते हैं कि एक एक लड़का दोनों ही परिवार से, जिसका नाम था जो कि सचिन के भाई थे विपिन रघुवंशी, और उसके बाद सोनम का भाई जो होता है जिसका नाम है गोविंद, दोनों ही तत्काल प्रभाव से इमरजेंसी फ्लाइट का टिकट कराते हैं और निकल जाते हैं मेघालय पहुंचने के बाद वो वहां पर जाकर दोनों को ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन दोनों के ही सामने एक प्रॉब्लम आ रही थी कि वो लैंग्वेज वहां के लोगों की नहीं समझ पा रहे थे और ना ही अपनी लैंग्वेज में कुछ समझा पा रहे थे। लेकिन सोनम का जो भाई था और राजा रघुवंशी का जो भाई था, उन्हें एक क्लू मिलता है, वो ये कि दोनों ने एक स्कूटी रेंट पर ली थी, क्यों ना उस स्कूटी वाले के पास जाकर बात की जाए, क्योंकि तस्वीरें एक ग्रुप के अंदर आ रही थी तो स्कूटी के साथ भी राजा जो है वो तस्वीर डाल चुका था।
तुरंत पहुंचते हैं उस स्कूटी वाले के पास में, स्कूटी वाले को तस्वीर दिखाते हैं, कहते हैं कि इन दोनों को देखा है क्या? तो स्कूटी वाला देखकर तुरंत पहचान जाता है, कहता है कि हाँ साहब, ये तो जो है कल हमारे पास आए थे और इन्होंने हमसे स्कूटी भी ली थी, और स्कूटी लेने के बाद ये जो हैं निकल गए थे ऊसरा हिल की तरफ पर, जो कि काफ़ी थोड़ा डरावना इलाका जो है वो वहाँ का माना जाता है। लेकिन स्कूटी वाला कह देता है कि आप चिंता मत करो, हमारी स्कूटी के अंदर जीपीएस ट्रैकर है जिससे हम स्कूटी को ट्रैक कर सकते हैं। इसीलिए इसी बीच क्या होता है कि सोनम का जो भाई होता है और राजा रघुवंशी का जो भाई होता है, दोनों ही पुलिस में जानकारी दे देते हैं और पुलिस जो है उनके साथ आ जाती है। एक तरह से सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाता है। जब जीपीएस से ट्रैक किया जाता है तो स्कूटी जो है वो मिल जाती है, और स्कूटी मिलती है ऊसरा हिल के पास में ही एक जगह होती है जिस जगह का नाम होता है सोहरा जाने वाली सड़क। अब यहाँ पर एक कैफे के पास में वो स्कूटी लवारिस हालत में खड़ी हुई थी, स्कूटी के अंदर चाबी भी लगी हुई थी। अब जाके पुलिस तुरंत वहाँ स्कूटी की जब जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो वही स्कूटी निकलती है। अब यहीं से शक काफी ज्यादा गहरा हो जाता है कि दोनों के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो गई है। 25 तारीख निकल जाती है, 26 तारीख निकल जाती है। अब इसी बीच सोनम के जो परिवार वाले होते हैं और जो राजा के परिवार वाले होते हैं, वो मेघालय पुलिस पर आरोप लगाने लगते हैं कि पुलिस तो हमारी मदद नहीं करना चाह रही है, पुलिस जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। इसीलिए वो ये डिसीजन लेते हैं क्यों ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की मदद ली जाए और उन्हें इसके बारे में बताया जाए, जिससे ये केस इंटरनेट पर आए और दोनों को पकड़ने में आसानी हो जाए। कुछ लोकल यूट्यूबर्स भी होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, उन्हें इस बात की जानकारी दी जाती है तो वो मीडिया पर, इंटरनेट पर इस पूरे केस को बताना शुरू कर देते हैं। पुलिस पर थोड़ा सा दबाव पड़ता है। इसी बीच इस पूरे मामले के अंदर इंदौर के जो सीएम होते हैं उनकी भी एंट्री हो जाती है, उन तक ये मामला पहुंच जाता है। अब इंदौर के जो सीएम होते हैं वो मेघालय के सीएम से भी इसके अंदर बातचीत करते हैं। मेघालय के सीएम पुलिस को और सख्ती से आदेश देते हैं कि भाई तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम्हारे राज्य में आकर इस तरह का एक दंपत्ति जो है वो गायब हो गया और तुम ढूंढ नहीं पा रहे हो, ढूंढो उन्हें। तो 50 तरह की टीमें जो है वो बनाई जाती हैं, डॉग स्क्वाड बुलाई जाती है, ड्रोन्स वाले बुलाए जाते हैं, और जो खाई में उतरने वाले एक्सपर्ट्स लोग होते हैं उन्हें भी बुलाया जाता है। सर्च ऑपरेशन काफी तेजी के साथ चलने लगता है। लगातार मेघालय के अंदर बारिश हो रही होती है। देखते देखते समय गुजरता जाता है। 30 मई निकल जाती है, 31 मई निकल जाती है। इसी बीच 2 जून को पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिलती है। पुलिस को एक खाई के अंदर राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिल जाती है। उस डेड बॉडी की हालत बेहद ज्यादा खराब थी, लेकिन उसके हाथ पर राजा नाम का टैटू था, जिससे राजा का भाई जो है वो डेड बॉडी को पहचान लेता है। तुरंत परिवार के अंदर मातम परस जाता है। 2 जून को पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। उसके बाद इंदौर जाती है। 4 जून को जो है राजा रघुवंशी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद भी सर्च ऑपरेशन जारी था, क्योंकि सोनम रघुवंशी जो है वो पुलिस के हाथ नहीं लग पा रही थी, उसका कुछ सुराग भी नहीं लग पा रहा था। लोगों को लगता है कि कहीं किसी ने उसका किडनैप तो नहीं कर लिया, कहीं बांग्लादेश से आए कुछ लोग उसे बांग्लादेश तो नहीं ले गए, क्योंकि उस एरिया में इस तरह की घटनाएं होती रहती थी। काफी डेंजर एरिया जो है वो माना जाता था। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब पुलिस जो है वो सीसीटीवी वहां पर खंगालना शुरू करती है। यहीं पर पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगती है। उस सीसीटीवी फुटेज में सोनम रघुवंशी जो है वो नजर आती है अपने पति के साथ में, और वो फोन पर किसी से चैट कर रही होती है। उसने एक नीले और लाल रंग का जैकेट पहना होता है, और ये जैकेट जो है वो उस समय भी मिला था जब राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली थी उसी के पास में। बस पुलिस को यहीं से क्लू जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। इस सीसीटीवी के अंदर एक लाल रंग की गाड़ी भी नजर आती है। उसके अंदर कुछ कार सवार लोग होते हैं जो लगातार राजा रघुवंशी और सोनम पर नजर रखे हुए होते हैं। यहीं पर एक गाइड जिसका नाम अल्बर्ट होता है, उससे पूछताछ की जाती है तो बताता है कि 3 लोग थे, वो इन दोनों लोगों से हिंदी में बात कर रहे थे, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ पा रहा था। अब यहीं पर पुलिस का दिमाग और घूमता है कि आखिर मेघालय के अंदर वो 3 लोग कौन थे जो हिंदी में बातचीत कर रहे थे और राजा रघुवंशी से यहाँ पर आकर मिले थे। तभी पुलिस टेक्निकल तरीके पे जांच जब करती है तो मेघालय के अंदर जितने भी बाहरी लोग आए हुए थे
उन तारीखों के बीच में सबकी कॉल डिटेल्स निकाल दी जाती हैं, फ़ोन जो है वो ट्रेस करने शुरू किए जाते हैं। कई हज़ार फ़ोन जो है वो पुलिस चेक कर देती है, तब जाके एक क्लू मिलता है। वो क्लू ये मिलता है कि एक लड़का होता है जिसका कॉल जो है बार बार ललितपुर यूपी में एक जगह है, गांव है दिगवार, वहां पर कॉल जो है वो जा रही होती है और उसके संपर्क में होता है राज कुशवाहा और राज कुशवाहा के संपर्क में होता है विशाल। यानी इंदौर से जो कॉल जा रही होती हैं उसके माध्यम से पुलिस जो है वो इन आरोपियों तक पहुंच जाती है और समय बीतता चला जाता है। 9 तारीख आती है, 9 तारीख की सुबह के करीब होगा, 3 से 4 बज रहे होंगे। 1 बजे सोनम जो है वो गाजीपुर के ढाबे पर पहुंचकर अपने भाई गोविंद को कॉल भी करती है। कॉल करके कहती है कि मैं तो गाजीपुर में हूं और आप जो है यहाँ पर आ जाओ। तभी वो गोविंद जो होता है वो तुरंत पुलिस में जानकारी देता है। इसी के साथ जो ढाबे पर लड़का होता है जिसके फोन से कॉल की गई थी वो भी पुलिस को जानकारी दे देता है सोनम के भाई के कहने पर। पुलिस आती है और सोनम को एक तरह से वहां से बरामद करती है। सोनम जो है एक तरह से सरेंडर कर देती है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो मेघालय के सीएम का ट्वीट आया था उसमें सरेंडर करने की बात कही गई थी। अब सोनम को जब गिरफ्तार कर लिया गया तभी से सोनम पर शक की सुई घूमने लगी, सोनम पर आरोप लगने लगे कि सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी को मौत की घाट उतरवाया है। और इसलिए उतरवाया है क्योंकि वो राजा रघुवंशी के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। सोनम जो है वो ये कहती है कि मुझे किडनैप कर लिया गया था और मैंने जो है अपने पति को नहीं मरवाया है, मेरा इसमें कुछ भी हाथ नहीं है, कुछ लोगों ने मुझे नशे की दवाइयाँ दे दी थी। इस तरह की वो पूरी कहानी बनाती है। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, वो बाल की खाल तक निकाल लेती है। वो राज कुशवाहा के पास तक पहुंच जाती है। अब राज कुशवाहा और सोनम के बारे में जब पता चलता है तो दोनों के बीच एक रिश्ता निकलता है और वो होता है रिलेशनशिप का। यानी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और 4-5 महीने से एक दूसरे से दोनों का अफेयर चल रहा होता है। अब इसी अफेयर के कारण जो है सोनम राजा रघुवंशी से शादी नहीं करना चाहती थी। यहाँ पर पुलिस जो है वो सोनम को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद उसकी मेडिकल जांच वगैरह जो है वो सब की सब कराई जाती है। राजा रघुवंशी की तो मौत हो गई थी, लेकिन राज कुशवाहा जो होता है उसको भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और इसी के साथ साथ 3 लोगों को और गिरफ्तार करती है, जिसमें पकड़ा जाता है आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल चौहान। कुल मिला के 4 से 5 लोग हो जाते हैं। अब इन सब से लगातार पूछताछ जारी है। इस मामले में अगर पुलिस के मुताबिक और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माने तो फिर राज कुशवाहा जो है वो पुलिस की शक्ति में आकर टूट गया है। राज कुशवाहा ने ये बताया है कि वो पिछले 4-5 महीने से सोनम रघुवंशी के साथ रिलेशनशिप में था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन सोनम के जो पिता थे वो हार्ट पेशेंट थे और राज जो था वो सोनम के पिता की जो प्लाईवुड की कंपनी थी, जो फैक्ट्री थी, उसी के अंदर मैनेजर के तौर पर काम करता था और सोनम जो है वो उसी कंपनी में एचआर की पोस्ट पर काम करती थी। इसीलिए दोनों की मुलाकात होती रहती थी और यहीं से उनके रिश्ते की शुरुआत हुई थी। लेकिन लव मैरिज नहीं हो सकती थी क्योंकि राज कुशवाहा जो है वो बेहद ज़्यादा गरीब परिवार से आता है और महज उनके वहाँ नौकरी कर रहा था और सोनम भी ये नहीं चाहती थी कि उसकी लव मैरिज के बारे में किसी को, उसके लव के बारे में, उसके प्यार के बारे में किसी को पता चले, क्योंकि सोनम अच्छे से जानती थी कि उसके पिता राज से किसी भी तरह से इस तरह शादी नहीं करवा पाएंगे। इसीलिए सोनम ने राज के साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि पहले मैं राजा से शादी कर लेती हूँ, जब राजा से शादी हो जाएगी उसके बाद मैं शिलोंग जाऊंगी और शिलोंग में एक ऐसी जगह है जहां पर इस तरह के पहले हादसे हो चुके हैं, तो राजा को जो है वो हम मार देंगे। और इस सब के लिए पूरा गेम प्लान बनाती है, एक तरह से मास्टरमाइंड होती है। 3 लोगों को तकरीबन 20 लाख रुपए तक की सुपारी देने की वो बात करती है, यानी सुपारी देकर अपने पति को मारने की पूरी साजिश रच डालती है। एक तरह से पति को जो है वो उसने मरवाई दिया। अब राज कुशवाहा ने इस तरह की बातें जो हैं वो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कबूल की हैं
लेकिन यहां पर सोनम के जो परिवार वाले हैं उनका कहना है कि सोनम बिल्कुल बेगुनाह है, सोनम ने इस तरह का कुछ भी अपराध नहीं किया है, उसे महज फंसाया जा रहा है। और हाँ, अगर आरोपी है या फिर किसी ने हत्या की है तो राज कुशवाहा जरूर हो सकता है, लेकिन राज कुशवाहा और सोनम के बीच रिलेशनशिप की बात जो आई है ये कई सवाल खड़े कर रही है। और इस केस के अंदर अभी धीरे धीरे कई खुलासे होना बाकी हैं, कई परतें खुलना बाकी हैं, कई राज जो दफन है वो भी खुलना बाकी है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि ये कहानी अभी अधूरी है, लेकिन आने वाले समय में ऐसी कोई कहानी नहीं है जो पूरी नहीं होती, इसीलिए कुछ दिनों बाद ये कहानी भी पूरी हो जाएगी। अब तक के केस में तो यही पता चला है कि सोनम रघुवंशी ही अपने पति की मौत का कारण है और वो ही इस पूरे अपराध की मास्टर माइंड है। इस घटना को जो अंजाम दिया गया है वो उसी के इशारे पे दिया गया है और ये सब किया है उसने महज अपने प्रेमी के साथ जीवन जीने के लिए, क्योंकि वो चाहती थी कि जिंदगी जो है वो राजा के साथ नहीं राज के साथ में बिताए। और राज के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट्स में जो अब तक निकलकर सामने वो आया है वो यही आया है कि सोनम का पूरा प्लान था कि जब राज मर जाएगा मैं विधवा हो जाऊंगी तो तुम जो है कुछ महीने बाद मुझसे शादी करने के लिए मेरे पिता से बात करना और उस वक्त शायद वो जो है वो मान जाएंगे, क्योंकि तब मेरे से शादी कोई भी नहीं करेगा, मुझ पर तमाम तरह की लालचन जो है वो लग चुके होंगे और एक ही बस मेरे पिता के पास ऑप्शन होगा और वो राज तुम होगे। खैर, इस कहानी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस केस ने देश के में कई सवाल खड़े कर दिए हैं और सवाल खड़े कर दिए हैं शादी जैसे पवित्र बंधन पर। क्या आज के समय में वाकई में ही शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधना युवाओं के लिए जरूरी हो गया है? और अगर ऐसे ही केस निकलकर सामने आते रहे तो फिर शादी जैसे पवित्र बंधन में कौन बंधना चाहेगा और कौन किस पर विश्वास करेगा? खैर, आपकी क्या राय है इस पूरे केस पर? एक बार कमेंट करके जरूर जाना। और दोस्तों, क्राइम स्टोरीज अगर आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आसान भाषा में डिटेल वाइज आपके लिए क्राइम की कहानी लाता रहता हूं। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में।